देखिए मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक ऐसा शेयर है जो इंट्राडे के लिए नहीं बट से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए वेल पोजीशनड है। ये जनरल इंश्योरेंस में मार्केट लीडर्स है और मुझे लग रहा है कि इन्होंने अगर शेयर खरीदा है तो लंबी अवधि का टाइम फ्रेम रखिए। हालाँकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा भाव नीचे गिर चुका है लेकिन अगर इनका नज़रिया कम से कम 12 टू 15 मंथ्स का नज़रिया है तो मैं समझता हूँ कि पोस्ट कोविड जनरल इंश्योरेंस में डेफिनिटली एक अपटिक आएगी। और मुझे लग रहा है कि नॉर्मल-सी अभी थोड़ी-थोड़ी करके वापस आ रही है। हालाँकि अभी ओमिक्रॉन का वापस एक जो थर्ड वेरिएंट आया है, उससे थोड़ा-सा बिज़नेस को इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर इनका नज़रिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो बहुत ही वेल मैनेज्ड ब्लू चिप कंपनी है। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो मैं समझता हूँ कि पैसा ज़रूर बनेगा, बट टाइम फ्रेम और जो टाइम विंडो है, वो उनको कम से कम लंबा रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोई जल्दबाज़ी ना करे, लॉस में मत बेचिए और हो सके तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, बट नज़रिया 12 से 15 महीने का रखें। अविनाश, इस पर आप राय दीजिए। साउथ इंडियन बैंक थोड़ी सी पुरानी खरीद है, 23 रुपए के आसपास की, और अब ये ट्रेड कर रहा है देखिए 10 रुपए के भी नीचे अब तो ये एवरेजिंग कर करके इसमें इन्होंने अपनी जो क्वांटिटी और थोड़ी सी बढ़ा ली। लेकिन हमने देखा है कि बाकी बैंक्स थोड़े से चले हैं, दिग्गज बैंकों में रिटर्न अच्छे मिले हैं, कुछ मिड कैप साइज के बैंक चले हैं, लेकिन अब साउथ इंडियन बैंक में एक रेंज बाउंड एक ट्रेड हमने देखा है। और हमेशा इसमें यही हमने देखने को मिला है कि 10, 12, 14 रुपए के आसपास जाकर ये शेयर ठिठक जाता है। साउथ इंडियन बैंक को लेकर आपकी फिलहाल क्या राय है? क्या कुछ रिवर्सल के कोई संकेत हैं इसमें? क्या इसकी किस्मत बदलेगी या फिर यहां से निवेश को कहीं स्विच कर लेना चाहिए? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा इसमें डाला है और मैं सुन रहा था कि 15-16 रुपए में इन्होंने निवेश किया है, अभी शेयर 10 रुपए के नीचे है। तो मेरी राय में इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए ये बैंक में डेफ़िनेटली जो एसेट क्वालिटी है, बैलेंस शीट है, वो सब ठीक-ठाक है। लेकिन कहीं न कहीं ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर आता है और हमको लग रहा है कि ये बैंक में ऐसे भी मार्केट्स में रिपोर्ट है कि ये बैंक को कोई बड़ी बैंक आगे चल के टेक ओवर भी करेगी। तो ऐसा अगर कोई इवेंट होता है, तो डेफ़िनेटली इसमें जल्दी री-रेटिंग हो सकती है। अदरवाइज़ इनको लंबी अवधि के लिए ही ये शेयर होल्ड करना पड़ेगा। बैंक प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग नहीं है और हमको लग रहा है कि स्लोली-स्लोली इस लेवल से थोड़ी वैल्यू बाइंग आ सकती है, प्रोवाइडेड इनके पास थोड़ा समय है। हालाँकि ये शेयर मार्केट्स के आउट परफॉर्मेंस के विपरीत चला है। ज़्यादा इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 8 और 9 रुपए में पूरी तरह से रिस्क फैक्टर्ड इन है। यहाँ पे और कोई नेगेटिव्स आएँगे नहीं। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मुझे लग रहा है साल भर में होपफुली यहाँ पे टर्न अराउंड हो सकता है और यहाँ पे उनको एटलीस्ट उनका कॉस्ट प्राइस या थोड़ा-सा उसके ऊपर इनको एग्ज़िट मिल सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट पर अविनाश जी आप राय दीजिए। देखिए स्टॉक ने ज़बरदस्त कमाई करा के दी है, 5,900 तक के भाव हमने देखे। हालांकि उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज आया है, क्योंकि थोड़े से वैल्यूएशंस को लेकर अब कंसर्न्स होंगे इस कंपनी में। आप किस तरह से देख रहे हैं और इनके निवेश को, और क्या सलाह होगी? ये शेयर अब कब फिर से चलना शुरू होगा? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो पब्लिक इश्यू के टाइम से काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा चुकी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो बेसिकली टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, जो इंडिया में रिटेल मार्केट है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सबसे लो कॉस्ट रिटेल प्लेयर है। ज़्यादातर इनका मॉडल फ्रेंचाइज़ी लेड है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी नए स्टोर्स डाल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में ग्रोथ बढ़िया रहेगी। हालाँकि इन्वेस्टर ने जो प्राइस पे एंटर किया है वो थोड़ा ऊपरी लेवल का ज़रूर है। तो इनको अगर निवेश में से अच्छा पैसा बनाना है तो कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया रखिए, क्योंकि वैल्यूएशन जैसे आपने सही कहा काफ़ी सिग्निफिकेंटली प्रीमियम पे चल रहे हैं और जब तक अर्निंग्स ग्रोथ किक ऑफ नहीं होती, ओमिक्रॉन का वायरस का जो स्केयर है, केसेस जो अभी मुंबई में बढ़े हैं वो अगर कम नहीं होते, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। लेकिन अगर नज़रिया 1.5-2 साल का है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि डीमार्ट अच्छी तरह से बाउंस बैक रहेगा और इनको डेफिनिटली अपने कॉस्ट प्राइस से भी अच्छी भाव मिलेगी, लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से अच्छा शेयर है, लेकिन इन्होंने थोड़ी-सी महँगे लेवल पे खरीदा है, तो टाइम फ्रेम लंबा रखिए और कम से कम 1.5-2 साल इसमें होल्ड की राय रहेगी। अविनाश जी, ओबरॉय रियल्टी पर आपकी क्या राय होगी? हमने देखा था कि रियल एस्टेट सेक्टर की एक थोड़ी सी रौनक वहां भी लौटी है, थोड़ी सी री रेटिंग होती हुई दिखी है। और मई से अगर हम अक्टूबर तक का जो दौर अगर देखें तो वहां पर सारी की सारी कंपनियों के हमें स्टॉक्स में हमने एक अच्छी ग्रोथ देखी है। हालांकि यहां पर भी ऊपर इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर है। 974 की खरीद है, लेकिन अब 850 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ओबरॉय रियल्टी कंपनी तो मजबूत है, क्या यहां भी बने रहे अभी? नहीं, इनफैक्ट अभिषेक, यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि देखिए अगर ओबेरॉय रियल्टी का बिज़नेस मॉडल देखें तो ये ज़्यादातर मुंबई मार्केट में ऑपरेट करती है।
सबसे बड़ी बात कर्जा मुक्त है, काफ़ी वेल मैनेज्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं, एग्ज़ीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि अगर इनका नज़रिया कम से कम साल डेढ़ साल का है, तो रियल एस्टेट साइकिल अभी शुरुआत हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज़ 2022 में भी रियल एस्टेट मार्केट में अच्छी तरह से रेसिडेंशियल स्पेस के लिए डिमांड रहेगी। हालाँकि थोड़ी बहुत मार्केट्स में कंसर्न है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर बढ़ जाती है, तो इसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ फंडिंग लोन्स बढ़ जाएँगे। लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम डेढ़ डेढ़ 1 या डेढ़ साल का नज़रिया अगर है, तो होल्ड करिए, स्टॉक वापस री-रेट हो सकता है। ऊपरी लेवल से थोड़ी मुनाफ़ा वसूली हुई है, लेकिन डेफिनिटली फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है अगले साल के। ठीक है, तो ओवरऑल रियलिटी अभी फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं कंपनी और सेक्टर दोनों के लिए। आगे चल के 1 से 1.5 साल में अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है ये काउंटर। पर चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमसे अरविंद गौतम जी ने सवाल पूछा है, ये सीक्वेंस साइंटिफिक पे राय जानना चाहते हैं। और अविनाश जी आपसे इस पे राय लेंगे क्योंकि ये कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी खरीद जो है वो मौजूदा भाव से ऊपर 220 रुपए की है। पर अविनाश जी स्टॉक को देखें तो ये साल जबरदस्त रनअप दिखाते हुए 300 से ऊपर के भी स्तर दिखाए थे, पर अब अगर हम देखें तो करीब 150 के लेवल, यानी पिछले दिसंबर 2020 के दिसंबर में जो भाव दिखा था उसी के आसपास आके खड़ा हो गया है। आपको कैसे लग रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, और कुछ टारगेट्स इस पे कुछ निकल के आ रहे हैं तो वो भी बताइए। देखिए मुझे लग रहा है कि सीक्वेंट साइंटिफिक में जो गिरावट है वो ज़्यादातर अभी टर्की में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है उसके कारण पे है। इनफैक्ट सीक्वेंट साइंटिफिक का काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र है यहाँ पे। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड इस कंपनी को अगर हम देखें तो ये एक बहुत यूनिक बिज़नेस में काम करती है, दैट इज़ एनिमल हेल्थ केयर, और जो इंडिया में काफ़ी कम कंपनीज़ करती है। और इस कंपनी का सबसे बड़ा जो यूएसपी है कि ये ग्लोबली काफ़ी दूसरे मार्केट्स में भी अपना काम करती है। इनफैक्ट रिसेंटली जो पीई फंड है कार्ले, यहाँ पे इन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा है। मुझे लग रहा है कि जो FY 22 का साल रहेगा वो थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि नॉट ओनली करेंसी बट जो ओवरऑल मार्केट्स में कोविड के जो केसेस बढ़े हैं, इससे डेफिनिटली बिजनेस में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें, अगर FY 23 और 24 की बात करें, तो होपफुली नॉर्मल सी अगर ठीक-ठाक होती है, तो यहाँ पे डेफिनिटली कोई डाउट नहीं कि ये कंपनी आगे भी अच्छी तरह से करेगी। इनफैक्ट इनका थोड़ा-सा इन्वेस्टर का भाव थोड़ा-सा ऊपरी लेवल पे ज़रूर है। अगर इनके पास थोड़ा-सा रिस्क एपेटाइट है, तो मैं समझता हूँ कि 150 में ही इनको वापस थोड़ा-सा एवरेज करना चाहिए, और कम से कम मैं समझता हूँ कि 250-275 आने वाले साल डेढ़ साल में पॉसिबल है। यहाँ पे और एक अच्छी बात है कि काफ़ी बड़े निवेशक एचएनआईज़ ने भी यहाँ पे पहले से इन्वेस्ट किया चुका है, प्लस पी फंड कार्ले का भी काफ़ी बड़ा स्टेक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स है कि बिज़नेस में लॉन्ग टर्म वायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन ऑब्वियसली कोविड सेटल होता है और यूरोपियन मार्केट्स में अगर एक बार स्टेबिलिटी आती है, तो इसमें वापस अच्छी कार्य से नॉर्मल-सी आएगी। तो आई वुड सजेस्ट ये लेवल पे एवरेज भी करें, लेकिन कम से कम साल डेढ़ साल का नज़रिया रखें। ठीक है। देखिए लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली ये बात पॉजिटिव है कि प्रमोटर्स ने करीबन ₹1200 के करीब शेयर खरीदा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली आई मीन मार्केट्स में एक ऑब्वियसली एक ऑब्जर्वेशन है कि कंपेयर टू मे बी टीसीएस, फिर इन्फोसिस, विप्रो, उसके कंपैरिजन में अगर हम एचसीएल टेक को देखें तो इनकी वैल्यूएशंस ऑलरेडी एक छोटे से डिस्काउंट पे चलती ही, और आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो मार्जिन पिक्चर है, उनका जो प्रोडक्ट बुक है, वो दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जिनके पास है, इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस आती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको थोड़ा एक्यूमुलेट करें। मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में होपफुली मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रांग है, मार्जिन आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है, तो डेफिनिटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ी वोलेटिलिटी ज़रूर रहेगी। तो डेफिनिटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला ही स्टॉक है, और मुझे लग रहा है कि अभी भी वैल्यूएशंस अगर किसी को सस्ते लग रहे हैं, तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट क्वालिटी और दूसरी आईटी कंपनीज़ में अगर हम देखें, तो डेफिनिटली यहाँ पे इनको डिस्काउंट मिलता है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, और कोई भारी गिरावट अगर आती है, तो ही खरीदने के मौके बने। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए ज़ोमैटो एक ऐसी कंपनी है श्रुति, जहाँ पे आपको कम से कम 2-3 साल का नज़रिया लेना है। अभी तो कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन अपने फील्ड में वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बड़ा प्लेयर है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में होपफुली कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, और जिस प्रकार का स्केल और टेक्नोलॉजी का बैकअप इनके पास है,
निवेशक को शॉर्ट टर्म व्यू नहीं बट लंबा व्यू लेके इसमें निवेशित रहना चाहिए। मुझे लग रहा है ये नए जनरेशन की स्टार्टअप कंपनीज है, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स अभी यूज कर रहे हैं वो प्राइस टू सेल्स है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स का कोई विजिबिलिटी एटलीस्ट एज ऑफ नहीं है। बट अगले 2-3 साल में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही, डेफिनेटली कंपनी एबिटा पॉजिटिव हो जाएगी और इससे मार्केट्स में काफी कॉन्फिडेंस होगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 2-3 सालों में अगर ये 6 शेयर रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा बनाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम रखिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी लॉसेस कर रही है, बट ये मोर और लेस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है और लंबी अवधि के लिए ही यहाँ पे पैसा बन सकता है। ठीक है, तो जोमेटो में रणनीति साफ है, लंबी अवधि के लिए ही यहाँ पर पैसा बन सकता है। चलिए अगला सवाल लेंगे। नन्हे लाल वर्मा ने हमें व्हाट्सएप किया, इनके पास स्पाइसजेट के 100 शेयर हैं 67 रुपये 40 पैसे के भाव पर। अविनाश, इस पर आप ही राय दीजिए। स्पाइसजेट हमने देखा था कि जब ये नए विमान इन्होंने इंडक्ट किए थे अपने फ्लीट में तो स्टॉक में एक तेजी बनी थी। हालांकि लगातार कुछ न कुछ विवादों से, कुछ बुरी खबरों से भी ये कंपनी जूझती रही है स्पाइसजेट, और अब ये स्टॉक प्राइस है 67 रुपये के आसपास। हम ये देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन की थोड़ी टेंशन है, ट्रैवल पे शायद थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगने की आशंकाएं हैं। इसके अलावा अकासा भी अब लॉन्च को तैयार है इंडियन स्काइज में। आप ब्रांड आइडेंटिटी और अपने प्लेन्स रिवील किए हैं, तो थोड़ी सी कंपटीशन भी बढ़ेगी अभी सेक्टर में। स्पाइसजेट, इसके लिए आप किस तरह से स्थितियां पैन आउट होते हुए देख रहे हैं, और क्या इसमें निवेशित रहने की भी आप सलाह देंगे, या फिर बेहतर ये है कि अगर स्पेस में कुछ खरीदना है तो इंडिगो पर जाके दांव लगाएं? इनफैक्ट अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए एयर स्पेस में एक तो करोड़ की कीमतें बढ़ी है, दूसरा कोरोना का ओमिक्रॉन वायरस का इशू है, और सबसे बड़ी बात नई नई एयरलाइन आने वाली है प्राइवेट सेक्टर में, जो ऑब्वियसली एक लो कॉस्ट एयरलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट की जाएगी। तो डेफिनेटली हेडविंड्स स्पाइसजेट के लिए काफी सिग्निफिकेंटली चैलेंजिंग लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर हम एयरलाइन स्पेस की बात करें तो इंडिगो सबसे वेल पोजिशनड है। कंपटीशन अगर आती भी है तो इनके पास 50% मार्केट शेयर है। तो मेरे ख्याल से मोर और लेस कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस निवेशक का मोर और लेस सिमिलर है। तो मुझे लग रहा है कि इनको हो सके तो इंडिगो में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर एयरलाइन स्पेस में कोई कंपनी जो रेसिलेंट है और काफी बैलेंस शीट वाइज, कैपिटल एलोकेशन वाइज काफी स्ट्रांग है, तो वो इंडिगो रहेगी। तो मेरे ख्याल से स्पाइसजेट में निकल जाइए, क्योंकि तीसरी तिमाही के नंबर्स भी काफी खराब आने की उम्मीद लग रही है, और वहां पे मुझे लग रहा है कि और भी शेयर में गिरावट हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट दैट ये इंडिगो में शिफ्ट करें और लंबी अवधि की होराइजन रखे, कम से कम एटलीस्ट 12 to 15 मंथ्स, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के इफेक्ट निकल जाएंगे हमको लग रहा है कि यहाँ पे रीरेटिंग डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली बड़े प्लेयर इंडिगो के लिए पहले आएगी। तो मेरी राय में इंडिगो में शिफ्ट करना चाहिए। अविनाश जी, आईडीएफसी बैंक को लेकर आप राय दीजिए। प्रॉब्लम कहां है इस बैंक में, क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हमने देख रहे हैं कि 40 से 60 रुपए की रेंज में लगातार ये फंसा हुआ है, और कोविड का जब समय आया था तब तो और नीचे चला गया था। इसके लिए चुनौतियां कहां हैं? और ये बताइए कि अब ये चर्चाएं हो रही कि 2022 का जो साल होगा वो बैंकिंग का होगा, फाइनेंशियल का होगा। आईडीएफसी बैंक क्या एक सही प्लेस्ड बैंक है क्या इस सेगमेंट में निवेशित रहने के लिए, या फिर यहां से निकल जाए, या फिर दूसरी रणनीति ये होनी चाहिए क्या कि 40 रुपए के आसपास आए तो थोड़ा सा और अकोमोडेट कर लें? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसी बैंक है जो होलसेल बैंक से अभी रिटेल बैंक में कन्वर्ट हो चुकी है, और यहाँ पे इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मिस्टर वैद्यनाथन, वो एक्स आईसीआईसीआई बैंक के है। तो मैनेजमेंट क्वालिटी और बैंडविड्थ बहुत ही बढ़िया है, और दूसरी बात कासा रेशियो देखते देखते अभी ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। कंपनी ने Q2 में भी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए। मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है, और सबसे बड़ी बात जो वोडाफोन को लेके दिक्कतें थी, इन्होंने ऑलरेडी 50% अपना जो एक्सपोजर था वहां पे ऑलरेडी प्रोविजन की थी, और वोडाफोन में जो रिकवरी की बातें चल रही है, इसका अगर रियलिटी में फ्रक्टिफिकेशन होता है तो क्लियर डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को काफी फायदा होगा, क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी 50% एक्सपोजर उन्होंने राइट ऑफ किया था। मेरे ख्याल से रिटेल बैंक में ये काफी सस्ता बैंक है। अगर किसी को लंबी अवधि के लिए यहाँ पे एक्सपोजर लेना है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि आगे चल के वैल्यू क्रिएशन आएगा। यहाँ पे ऐसी भी बातें हो रही थी कि आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट का वापस एक रिवर्स मर्जर होगा, और ये अगर होता है तो डेफिनेटली बैंक को काफी फायदा होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में ये सारे मुद्दों पे, इश्यूज पे डेफिनेटली मार्केट क्लोजली मैनेजमेंट को वॉच करेगा। बट कोर बैंकिंग बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट इन्होंने क्रेडिट कार्ड्स में भी एंट्री की है, जो काफी कॉम्पिटिटिव है और दूसरे प्लेयर्स के कंपेरिजन में काफी सस्ते हैं। तो मेरे ख्याल से बैंक बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है कि रिटेल में अपने नए प्रोडक्ट्स और नए कस्टमर्स जोड़ने के लिए।
तो ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा-सा पेशेंस रखते हैं। ये शेयर डेफिनिटली चल सकता है, अगर इतने अच्छे फंडामेंटल्स है, तो हमको ये यकीनन लगता है कि कम से कम 12 से 15 महीने में यहाँ पे कम से कम 65-70 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। हालाँकि ये थोड़ा-सा स्लो मूविंग स्टॉक है, बट ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है कि जो भी नेगेटिव्स है, वो ऑलरेडी प्राइसेज़ में फैक्टर्ड है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी अच्छा प्राइस है, बट ऑब्वियसली टाइम फ्रेम कम से कम साल, डेढ़ साल रखना चाहिए। अविनाश जी, आपकी ही राय लेंगे इस पे। विपुल जी के पास 20 शेयर्स हैं और इनकी खरीद का भाव मौजूदा भाव के ही आसपास 3021 का है। ये जो पर्टिकुलर काउंटर है सितंबर महीने में 5000 तक के लेवल्स दिखा रहा था और अब वहां से लेकर अब तक 40% की गिरावट देखने को मिल गई है। हमें पता है मार्जिन प्रेशर्स हैं, बट आपकी क्या राय रहेगी कि अभी इस काउंटर से निकल जाना चाहिए और गिरावट देखने को मिल सकती है, या फंडामेंटल्स मजबूत हैं और आगे का नजरिया पॉजिटिव है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि बालाजी एमाइन्स की बात करें तो हाँ, प्राइस करेक्शंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है। लेकिन हम समझते हैं कि देखिए प्लास्टिसाइज़र्स और एमाइन्स में बहुत कम ऐसी कंपनीज़ है जो इंडिया में बड़ी स्केल के ऊपर ऑपरेट करती है और उसमें बालाजी एमाइन्स भी प्रेज़ेंट है। मुझे लग रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन है वो बहुत सारे सेक्टर्स में जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रोकेमिकल्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं थोड़े-से प्राइस में इसमें थोड़ी-सी कटौती ज़रूर आई थी। इसके कारण स्टॉक में एक बिकवाली देखने को मिली है। बट मेरे ख्याल से आने वाले सत्र में, अगले 6 महीने में और अगले 1 साल में हमको लग रहा है कि होपफुली मार्केट्स अगर सेटल होता है, प्राइस इरोजन नहीं होती, तो डेफिनिटली यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफ़ा बन सकता है। कंपनी ने एक्सपेंशन की शुरुआत की है। हो सकता है कि 23 में इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। तो मेरी राय में निवेशकों को जिन्होंने खरीदा है, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। मैं समझता हूँ कि ये उन कंपनीज़ में से है जो डेफिनिटली एक लार्ज प्लेयर है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आई वुड सजेस्ट टू होल्ड ऑन, कोई जल्दबाज़ी ना करें। मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, इस शेयर में बने रहने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेंगे। व्हाट्सएप के जरिए है चंदन कुमार का सवाल, और ये जानकारी चाहते हैं रेणुका शुगर के बारे में। इनके पास है 100 शेयर 33 रुपये 20 पैसे के भाव पर। अविनाश जी, इस पर आप ही राय दीजिए। श्री रेणुका शुगर पर 33 रुपये के भाव पर 100 शेयर है। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से चीनी वाले जो शेयर अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि जो सरप्लस शुगर की जो टेंशन होती थी, जिसके चलते फिर दाम थोड़े से गिरते थे, करेक्ट होते थे, वहां से सपोर्ट आ गया और इथेनॉल वाला जो अब एक फैक्टर है, वो कंपनियों को थोड़ा ड्राइव भी किया। हालांकि थोड़ा सा नीचे इनके खरीद के भाव से, लेकिन एक साल के अंदर हम देखें तो इस शेयर ने 10 रुपए से लेके 40-50 रुपए तक की एक रनअप भयंकर दिखाई थी। अभी क्या सलाह होगी इस पर? रेणुका शुगर में क्या निवेशित रहे? देखिए, ये जो शेयर है अभिषेक, डेफिनेटली 10-11 रुपए से ऑलमोस्ट 30 रुपया हो गया है। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि बड़ी सिग्निफिकेंट मूव आई है। लेकिन इस कंपनी में जैसे आपने कहा कि अभी नेक्स्ट जो ट्रिगर रहेगा वो एथेनॉल का रहेगा। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि वो एथेनॉल पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी के बारे में कहें तो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है कि ये कंपनी को आगे चल के कोई बड़ा ग्रुप या कोई बड़ी एंटिटी टेक ओवर करने की बातें भी चल रही है। तो ऐसा अगर कोई न्यूज़ फ्लो आता है, तो डेफिनिटली इसमें और थोड़ी शॉर्ट टर्म में तेज़ी रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी करंट लेवल्स पे डेफिनिटली रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा-सा कम है। अगर किसी को निवेशित रहना है, तो थोड़ा-सा और प्राइस करेक्शन के लिए वेट करिए। इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले साल में एथेनॉल और शुगर, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी अपसाइड और अच्छी खासी ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन डेफिनिटली थोड़ा-सा करेक्ट होता है, रिएक्शन होता है और थोड़ी निचले लेवल पे अगर स्टॉक आता है, तो ही खरीदने के मौके बनेंगे। और जिनके पास है वो होल्ड करें, क्योंकि ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट अगर होता है, तो सही मायने में इसमें अच्छी री-रेटिंग इवन फ्रॉम करंट लेवल्स हो सकती है।